हेलो एवरीवन, आई एम इंदु सांगवान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू लाइट योर ड्रीम्स। फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक करने वाले हैं सीडीपी का डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। आज हम इसके इम्प्लीकेशंस भी करेंगे, डेविएशंस भी करेंगे, तो ये सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो एचएसएससी स्क्रीनिंग के हिसाब से हमें सिलेबस दिया हुआ है, उसमें इसको नया नाम दे दिया है सीडीपी को, या पेडागोजी कहें आप, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये नाम करके पेडागोजी को दिया है। इसको आप सीडीपी कह सकते हैं, पेडागोजी कहें, साइकोलॉजी कहें, जो भी आप कहें, व्हाट यू वांट यू कैन से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो पेडागोजी है वो क्या होता है। पेडागोजी का मतलब होता है हाउ टू टीच, कैसे आप बच्चे को सिखाएंगे। एक बच्चे को आप अच्छे से कैसे सिखा सकते हैं कि किन किन बातों का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप बच्चे को अच्छे से समझ सकते हैं। और यही करके इसमें फर्स्ट यूनिट दी हुई है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। लर्नर कौन है? जो बच्चा है, जो सीखता है, यानी जो सीखना चाहता है, वो लर्नर है, जो कुछ सीख रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसकी समझ, तो वो कौन समझेगा उसको, यानी अध्यापक जो उसको सिखा रहा है वो समझेगा उसे। तो ये उसकी समझ है, यानी कि बच्चे को एक अध्यापक कैसे समझ सकता है। इसके लिए उस अध्यापक को बातों का पता होना चाहिए कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो किन किन एरियाज से होकर गुजरता है, तभी वो बच्चे को अच्छे से समझ सकता है। यानी कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, ये सारी बातें जब टीचर को पता होंगी तभी वो बच्चे को अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए ये करके ये दिया हुआ है, टॉपिक मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्षेत्र। डोमेन्स होता है क्षेत्र, एरियाज। डेवलपमेंट के विकास के क्षेत्र क्या हैं? देखिए, डेवलपमेंट के बारे में हम पहले बहुत सारा कर चुके हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर वाली, इसमें यूनिट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसकी सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। उसके प्रिंसिपल भी, स्टेजेस भी, उसकी सारी चीज़ें हमने वहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं विकास के क्षेत्र, यानी कि मनुष्य का जो ह्यूमन बॉडी का विकास है वो कैसे कैसे होकर गुजरता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सारी बातें यहाँ पर होती हैं। तो इसमें देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, और यह प्रक्रिया गर्भावस्था से स्टार्ट होकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। ठीक है, विकास एक ऐसी प्रक्रिया, आप जानते हैं अच्छे से कि जब आप देखते हैं कि बच्चा छोटा सा होता है तो उसका जो फेस है बिल्कुल अलग होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके फेस में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा, आप कहोगे कि छोटा बच्चा जब तो ये ऐसा था, पहले मम्मी पे था, अब पापा जैसा लग रहा है। तो इस प्रकार से जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं विकास की प्रक्रिया में। और जो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था कि जो गर्भावस्था है वहीं से एक बच्चे का जो विकास है वो प्रारंभ हो जाता है, और जब तक वो बच्चा रहता है, जीवित रहता है, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तो वो जो प्रक्रिया है ये विकास की हमारी चलती रहती है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है विकास, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में वहाँ पढ़ ही लिया था। तो ये था एरियाज़। अब जो हमारा विकास है वो किस किस तरीके से, उसमें क्या क्या किस किस तरीके का हमारा विकास होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, कौन सा है इसका डोमेन? विकास का पहला डोमेन है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास आप इसको कह सकते हैं। शारीरिक विकास में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे हमारा माइंड है, हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। हमारे शरीर की जो संरचना है, बनावट है, और इंद्रियां हैं, हमारी मांसपेशियां हैं, ये सब बातें यहाँ पर आ जाती हैं। और इसमें आता है लंबाई है, भार है, वजन है, हमारी लंबाई कितनी है, भार कैसा है, वजन कितना है, शरीर की जो संरचना है वो कैसी है। और ये सारी बातें कई बार डिपेंड करती हैं हमारी हेरिडिटी से, यानी कि मम्मी पापा जैसी, हम कोई कहता है कि मम्मी जैसे दिखते हैं, पापा जैसे दिखते हैं, तो ये सारी बातें फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। और आपको यहाँ से पॉइंट ध्यान रखना है कि एक होता है फिजिकल डेवलपमेंट में ही एक पॉइंट आता है नर्वस सिस्टम, जो हमारा तंत्रिका तंत्र आप इसको कहते हैं, नर्वस सिस्टम को माइंड से रिलेटेड, यानी कि जिस बच्चे का जितना ज़्यादा ये नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है वो बच्चा उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उस बच्चे में जो है ज़्यादा होती है, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होती है ऐसे बच्चे में। फिर इसी का पॉइंट आता है, फिजिकल डेवलपमेंट में ही आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारी ग्रंथियां होती हैं वो इसमें आती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में अंतःस्रावी ग्रंथियां कह सकते हैं आप इनको, एंडोक्राइन है तो एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो इसमें कौन कौन सी आती हैं? थायराइड ग्लैंड आती है, जो सेक्स ग्लैंड आती हैं हमारी, पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, ये सब ग्रंथियाँ
जितने अच्छे से हमारे शरीर में काम करती हैं, जितना अच्छा इनका सिस्टम चलता है हमारे शरीर में, उतना ही अच्छा हमारी जो बॉडी है डेवलप करती है और हमारा शारीरिक विकास है जो उतने ही अच्छे से होता है। जैसे इन ग्रंथियों का सिस्टम अच्छे से चलेगा उतना ही अच्छा हमारा विकास होगा। ये था कुछ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। इसके बाद है अगला हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो संज्ञानात्मक विकास, इसको आप कहते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक विकास। इसमें क्या है, देखिए नाम से ही हमें पता चलता है, सम जमा ज्ञान, सम जमा ज्ञानात्मक। सम का अर्थ होता है कुछ अच्छा यानी कि बढ़िया सा कुछ, और ज्ञान यानी कि अच्छा ज्ञान आप इसको कह सकते हैं। सम ज्ञानात्मक या अच्छी प्रकार से, किसी चीज़ को अच्छी प्रकार से जान लेना क्या हो गया, संज्ञान, यानी कि उस चीज़ का हमें अच्छे से पता है तो वो कैसी है, संज्ञानात्मक है। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। अब इसमें क्या क्या बातें आती हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मानसिक विचारों से संबंधित ये होता है, मानसिक जो विकास है हमारा उससे रिलेटेड होता है ये। इसमें बच्चों का सीखना आ जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, विचार प्रक्रिया उनकी कैसी होती है, किसी भी चीज़ को देखकर वो कैसे वो ऑब्जर्व करते हैं, क्या उसके बारे में उनके विचार होते हैं, समस्या का वो समाधान कैसे करते हैं बच्चे, किसी भी चीज़ को लेकर वो स्वयं निर्णय ले पाते हैं या नहीं ले पाते, कोई भी सिचुएशन आने पर वो कैसा निर्णय करते हैं। चिंतन इसमें आ जाता है कि बच्चे किसी चीज़ को लेकर, कोई भी चीज़ आप उनको दिखाएंगे तो वो सोचते हैं कि ये कैसे काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कई बार छोटा बच्चा होता है जो टॉयज़ को लेकर तोड़ता है उसे फिर जोड़ता है, तोड़ेगा जोड़ेगा, उसको तोड़कर जोड़कर देखता है और चिंतन करता है कि अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे टूट गया, अब ऐसे जुड़ेगा, ऐसे काम करता है ये। तो इसमें ऐसे चिंतन की प्रक्रिया चलती है। और तर्क वितर्क वो कर सकता है, यानी कि अपनी बात को वो रख सकता है, कोई उसके अपोजिट बोले तो अपनी बात वो रीज़न के साथ रख सके, ये ऐसा इसमें होता है। और आपको यहाँ से एक और बात ध्यान रखनी है कि जितने ज़्यादा अवसर बच्चे को आप देंगे उसका उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट उसका उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा संज्ञानात्मक विकास उसका होगा। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ये क्या होता है कि जो समाज है उसके हिसाब से हमारे जो इमोशंस हैं उसका डेवलपमेंट होना इसको कहते हैं। सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहार से रिलेटेड बातें यहाँ पर आती हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा जैसे भी समाज में रहता है उसी समाज के अनुसार उसके जो हैं विचार होने लगते हैं, उसमें परिवर्तन आता है, उसकी पर्सनैलिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वैसा ही वो बच्चा बन जाता है जैसा उसका समाज होता है, जैसे वातावरण में वो रहता है, चारों तरफ कैसा वातावरण है, ये सब चीज़ें उसको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और उसके जो संवेग हैं, इमोशंस हैं, वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे देखिए आप, यदि बच्चा कहीं ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर गुंडागर्दी या ऐसी कुछ माहौल है जो बहुत ख़राब सा रहता है, तो वो बच्चा भी कई बार उसकी चपेट में आ जाता है और ऐसे ही विचारों से घिर जाता है, बिल्कुल उसके संवेग है जो वो उससे इफ़ेक्ट होते हैं। और संज्ञानात्मक विकास है वो भी बच्चे का इसी के अनुसार होता है। यदि कोई अच्छी सोसाइटी में रहता है, पढ़ा लिखा सा समाज है, वहाँ पर कोई बच्चा रहे तो उसका मेंटल डेवलपमेंट है जो वो अच्छा होगा। और इसकी तरह से उसका व्यवहार, यदि सभी सभ्य समाज से रिलेटेड हैं, ऐसे समाज में वो रहता है कि सभ्य लोग हैं जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, अच्छे व्यवहार से रहते हैं एक दूसरे के साथ मेल जोल से, तो ये सारी बातें यहाँ पर बच्चे को इफ़ेक्ट करती हैं और उसका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है जो वैसा ही होता है। इसके अंदर कुछ बातें आती हैं जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य है, ये हमारे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट को जो है इफ़ेक्ट करता है। कैसे करता है, जैसे यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, कोई बीमारी हमें नहीं है, बिल्कुल हमारा स्वास्थ्य ठीक है, तो हम क्या होते हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है। यदि हम बीमार पड़े रहेंगे तो खुद को ही ध्यान नहीं रख सकते तो अच्छा क्या सोच पाएंगे। तो इस तरीके से स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो इमोशंस है वो भी अच्छी फीलिंग्स हमें आएंगी और हमारा डेवलपमेंट है जो यहाँ पर होगा। इससे अगला है फिर आर्थिक और सामाजिक स्थिति। देखिए ये भी कई बार हमें डिपेंड करती है हमारे जो डेवलपमेंट है उसको। यदि गरीब समाज में गरीब है कोई बच्चा तो उसकी जो सामाजिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, यानी कि समाज अच्छा नहीं है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो वो इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसका सोशियो इमोशनल वो इफ़ेक्ट होता है। वो सोचता है, उसमें हीन भावना कहीं ना कहीं आ जाती है कि सब बच्चे, जैसे आप यही देख लीजिए आसपास आपने कहीं देखा भी होगा कि कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट में जाते हैं, तो ऐसे बच्चों में ये सोचते हैं बच्चे गवर्नमेंट वाले कि देखो ये बच्चा तो ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और इसके पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ये हैं, तो इस तरह की बातें यहाँ पर आती हैं, तो ये इफ़ेक्ट होता है। फैमिली रिलेशन कैसे हैं, जैसे कई घरों में देखते हैं आप
बहुत अच्छी फैमिली होती है, आपस में मेल जोल से रहते हैं, तो इस चीज़ का भी बच्चे पर फ़र्क पड़ता है। उसका जो सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होता है। और इसमें फिर या कई घरों में आप देखते हैं बहुत लड़ाई झगड़ा सा रहता है, तो ऐसे बच्चे का व्यवहार है जो एकदम झगड़ालू सा आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसमें भावनात्मक परिपक्वता। इसमें हम जब हमारा सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा समाज है, हम अच्छे समाज में रह रहे हैं, स्वस्थ हैं हम पूर्ण रूप से, आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक है, तो क्या होगा, हम इमोशनली हम कैसे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। तो ये रिलेटेड इससे था। फिर नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट। इसको आप अच्छे से जानते हैं। मनुष्य समाज के हिसाब से ही अनुकूलन करता है और उसकी प्रक्रिया को समझता है और सीखता है। समाज से ही व्यवहार कुशलता की बातें सीखता है। आप देखते हैं, आपको पता ही है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वो जैसी जैसी चीज़ें देखेगा वैसा ही व्यवहार वो करने लगेगा। बिल्कुल समाज का अनुकूलन करता है, अनुकूलन की प्रक्रिया को समझता है और सीखता है। जैसा वो देखता है वैसा ही करता है। समाज से ही व्यवहार कुशलता, यानी कि अच्छी बातें वो कहाँ से सीखता है, व्यवहार से ही सीखता है, अपने समाज से ही सीखता है। और इसमें क्या होता है, बच्चा है जो वो एक दूसरे के साथ है जो बातचीत के माध्यम से अपना सामाजिक संपर्क स्थापित करता है। जैसे आप देखेंगे, छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा भी, आप जो भी कहें, अपने सबसे पहले तो फैमिली से ही सीखता है। परिवार है जो वही सबसे बड़ा स्कूल है, बच्चे का पहला स्कूल है। तो माता पिता से सीखता है, भाई बहन होते हैं, उसके पड़ोस में रहते हैं जो पड़ोसी होते हैं। उसके बाद वो विद्यालय जाता है, वहाँ पर शिक्षक होते हैं, टीचर्स, उनसे सीखता है। तो इन सब के बीच वो जब आपस में बातचीत करते हैं तो इस तरह से उसके सामाजिक संपर्क का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है और वहाँ से वो चीज़ों को सीखता है। फिर इससे नेक्स्ट है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, इमोशनल यानी फीलिंग्स, हमारी एक दूसरे की फीलिंग्स को आप अच्छे से समझते हैं तो हम कहेंगे कि आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छा है। स्वयं की और अन्य व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित करना, यानी कि स्वयं की भावनाओं को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, पर अन्य की भावना को कैसे कर सकते हैं, ये आप कैसे कहेंगे कि जैसे हमें किसी बात से कोई गुस्सा आया है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो हम उसको रिएक्ट ना करें कुछ भी, बस चुप रहें। तो ये होगा कि अन्य व्यक्ति की भावना को नियंत्रित करना, स्वयं की भावनाओं को भी नियंत्रित करना। और इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा सुख हो जाए, आपको किसी बात से ज़्यादा खुशी है या आपको बहुत ज़्यादा दुख है, तो ऐसे में कोशिश करें कि समान भाव रखें, सुख में ज़्यादा सुखी ना हूँ और दुख में ज़्यादा दुखी ना हूँ। तो ये होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि हम अपनी फीलिंग्स पर काबू कर पाएँ, उनको एक तरीके से अपने हिसाब से उनको चला पाएँ। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, गतिक कौशल आप इसको कहेंगे। गतिक कौशल ये संबंधित रिलेटेड होता है मांसपेशियों से, यानी कि मांसपेशियों का विकास और समन्वय यहाँ पर स्थापित किया जाता है। यानी हमारी मांसपेशियाँ हैं जो वो कैसे काम करती हैं, उनका विकास होता है और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मांसपेशियाँ जो हैं कैसे समन्वय बनाती हैं आपस में, ये सब बातें यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट में की जाती हैं। गतिक कौशल आप इसको कहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं, वो आप ज़रूर से याद रखें। इसमें आते हैं, इसमें ना एक टेबल सी बनाई हुई है कि जो इतने साल का बच्चा, इतने महीने का बच्चा है तो क्या काम वो कर सकता है, इस तरीके से एक टेबल है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चा यानी समय बच्चे का, कि कितने समय का, कितने महीने का है वो बच्चा। यहाँ आप टाइम लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ये समय। और कार्य यानी कि वो क्या कार्य कर सकता है, इतने महीने का होगा तो ये कार्य कर सकता है, तो इस तरीके से है ये। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है मैंने 1 मंथ, यानी 1 महीने का बच्चा है तो वो क्या करता है, अपने हेड को कंट्रोल करना सीख जाता है, यानी कि अपने सिर पर उसका कंट्रोल होता है। जैसे वो इधर दाईं करवट ले, बाईं करवट ले, तो अपने सिर को वो टिका सकता है, आराम से उस पर कंट्रोल कर सकता है। ऐसे ही 5 महीने का बच्चा जो वो क्या सीख जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपसे यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि हेड कंट्रोल है जो वो कितने साल का बच्चा कर सकता है, कितने महीने का। ऑप्शन में होंगे 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, कितना, तो 1 महीना। अब इससे हाँ नेक्स्ट है 5 महीने। 5 महीने में बच्चा क्या कर सकता है, रोलिंग करना सीख जाता है। आप देखेंगे कि आपने तो सीधा उसको लिटाया था, वो दूसरी साइड हो गया है, रोल करके लुढ़क के इधर उधर बेड पे ऐसे चक्कर काटता रहता है, तो वो होता है लुढ़कना। कितने महीने में, 5 महीने में उसको आ जाता है। नेक्स्ट है 7 महीने। 7 महीने का बच्चा क्या करने लगता है, बैठ जाता है आराम से, बिना सहारे के उसको बैठना आ जाता है, यानी कि आप उसको बैठा देंगे तो बिना सहारे के भी वो आराम से बैठ सकता है। 9 से 10 महीने का बच्चा क्या करने लगता है,
रेंग कर चलना, जिसको आप कहते हैं गुडलिया बच्चा चलने लगता है जब, उसको कहते हैं रेंगना या रेंग कर चलता है। वो पैरों पर, पैर और हाथों से दोनों से को ज़मीन पर रखकर आगे सरकता है जब चलता है। नेक्स्ट है फिर 11 महीने का बच्चा क्या करना सीख जाता है, चलना सीख जाता है सहारे के साथ, यानी कि उसको थोड़ा सा आप सहारा देंगे तो चलना सीख जाता है। यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ बच्चे 11 महीने से पहले भी चलना सीख जाते हैं। तो ये एक जो मोस्ट ये होता है कि ज़्यादातर जो होता है उसके हिसाब से ये टेबल है। 11 महीने का बच्चा चलना सीख जाता है सहारे के साथ, यानी कि उसको हम थोड़ा सहारा देंगे तो वो चल पाएगा। 13 से 14 महीने का बच्चा खड़ा हो जाता है किसी के बिना सहारे के, ठीक है, बिना सहारा दिए वो खड़ा हो सकता है। 15 महीने का बच्चा चलना सीख जाता है, हेरा फेरी करना सीख जाता है। ये मैनिपुलेट मैंने 18 के आगे लिख दिया, ये इसमें आएगा 15 में, इसको यहाँ कर लेना। मैनिपुलेट 15, जो 15 महीने का बच्चा है वो चलना सीख जाता है और हेरा फेरी मैनिपुलेट करना सीख जाता है चीज़ों को। नेक्स्ट है 18 महीने। 18 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, स्टेयर्स पर चढ़ सकता है आराम से 18 महीने का बच्चा, ठीक है। फिर है 20 महीने का। 20 महीने का बच्चा जंपिंग कर सकता है, आराम से उछल कूद करता है, अच्छे से खेलता है। फिर इसमें एक पॉइंट आता है जो मोटर स्किल होती है हमारी, मोटर डेवलपमेंट होता है, वो 2 तरह से होता है। 2 टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस जो स्किल होती हैं हमारी वो क्या होती है, उसमें ग्रोस स्किल में हमारी पूरी बॉडी एक तरह से काम करती है, आप ये कह सकते हैं। और इसमें हमारा जो पैर है वो पूरे पैर, यानी कि पैर का कोई हिस्सा नहीं, पूरे पैर इसमें आते हैं, पूरी बाजू हैं जो ऐसे हम घुमा के काम करते हैं। जैसे इसमें आती हैं वॉकिंग करना, रनिंग करना, रस्सी कूदना, स्कीपिंग, जंपिंग, कूदना, बॉडी को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें ग्रोस मोटर स्किल्स में आती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी आपसे पूछेगा कि रनिंग है जो वो ग्रोस मोटर स्किल में आती है या फाइन मोटर स्किल में, तो ऐसे आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पर। फिर अगला है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होती है, इसमें हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके छोटे छोटे जो हिस्से हैं वो काम करते हैं। जैसे हमारी शरीर की हाथ है, जैसे ग्रोस में था कि पूरी बाजू हमारी काम करेगी, फाइन में क्या है, हमारी उंगलियां काम करेंगी, और जो छोटी मांसपेशियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। और आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जीभ का जो टेस्ट है वो भी फाइन मोटर स्किल में आता है। जीभ का टेस्ट यानी कि बच्चा टेस्ट करता है, उसको पता लगता है कि चीज़ खा के देखता है, कड़वी है, मीठी है, नमकीन है, कैसी है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे चीज़ों को होल्ड करना, पकड़ के रखता है बच्चा, किसी टॉयज़ को आप उसको पकड़ाएंगे तो उंगलियों से ऐसे वो उसको पकड़ता है। कटिंग करना, फिंगर्स स्क्रिबलिंग करना, उंगलियों को ऐसे घुमाना, ब्रश करना, बिल्डिंग ब्लॉक से बच्चा खेलता है तो वो भी इसमें आता है, ब्रशिंग, बिल्डिंग। नेक्स्ट है अब ये तो हाँ, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है डेविएशंस, और जो डेवलपमेंट के डेविएशंस क्या हैं, विचलन क्या हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं डेवलपमेंट के, ये चीज़ें। विकास में विचलन और निहितार्थ। विचलन का अर्थ होता है किसी प्रकार का रुकावट हो जाना, बाधा आ जाना, कोई बैरियर आ जाना। तो जब हमारा विकास होता है तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं जो कि बाधा डालती हैं, वो होती हैं जैसे हमने उसमें किया था ना, जो हमारा वंशानुक्रम है, वातावरण है, पर्यावरण, ये सारी बातें हमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि हम इनको डिटेल में वहाँ पर कर चुके हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा सा लिख दिया है बस समझने के लिए। जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इन्हीं को विचलन, बाधा या बैरियर कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो उसमें क्या होगा, कभी वो काम अच्छा होगा, कभी रुक सा जाएगा। तो इस तरह से जो बातें, बैरियर आते रहते हैं वो क्या होते हैं, विकास में विचलन का काम करते हैं। अब इसमें देखते हैं जो इम्प्लीकेशंस हैं इसके डेवलपमेंट के, वो बच्चों के साथ जब आप अत्यंत रूखे या सख्त स्वभाव से पेश आएंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, एकदम स्वभाव उनका ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, हर बात पे वो गुस्सा करने लगते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गुमसुम रहने लगते हैं, उदास रहने लगते हैं, तो बातों को वो छुपाना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा बच्चे को आप हर रोज़ डांटते हैं, प्यार से उससे बात नहीं करते हैं तो वो ऐसा ही करता है, बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो जाता है, कुछ भी बोलेंगे तो एकदम ऐसे चिल्ला के आवाज़ देगा, चिल्ला के जवाब देगा आपको। तो ये सब बातें यहाँ पर होती हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और इस तरीके के व्यवहार से जो बच्चे हैं क्या सीखते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं, चीज़ों को छुपाना सीखते हैं। बच्चों को अपने निर्णय स्वयं लेने की आदत डालें जिससे वे दूसरों पर आश्रित ना रहें, यानी कि कुछ छोटे छोटे काम हैं जो उनको स्वयं करने दें, अपने निर्णय थोड़े से उनको स्वयं लेने दें, ताकि वो अब बिल्कुल आप दूसरे पर या आप पर आश्रित न रहें।
हाँ, कुछ उन पर पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ थोड़ी बहुत, पर ये नहीं है कि बच्चे को जो है बिल्कुल ही डिसिप्लिन में ऐसे सख्त कर दिया जाए, तो उसका व्यवहार है जो बिल्कुल सख्त ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा सा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बच्चे को बहुत ही प्यार प्रेम से समझा बुझा के उसको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जो डोमेन्स थे डेवलपमेंट के, इसके डेविएशंस और इम्प्लीकेशंस। ये यूनिट यहाँ पर, ये टॉपिक है जो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।